लोकसभा चुनाव के रण में पार्टियां, राजस्थान पर भाजपा और कांग्रेस का फोकस। 13 अभियानों के साथ चुनावी मैदान में है भाजपा। प्रदेश भर में आज निकाली बाइक रैली, तो वहीं हाल ही में चला था कमल ज्योति अभियान। मिशन 25 को लेकर पार्टियों की नजर में राजस्थान की अहमियत कुछ खास है और भाजपा के लिए राजस्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण स्टेट है क्योंकि 2014 में राजस्थान ने भाजपा की झोली में 25 की 25 सीटें डाली थी। 2014 के बाद अब 2019 का चुनावी रण तैयार है। भाजपा अब तक एक बार फिर राजस्थान की जनता के बीच में है और वो भी मिशन 25 को लेकर, जिसको लेकर भाजपा ने कई अभियान शुरू किए हैं, जिसमें बाइक रैली, कमल ज्योति अभियान, लाभार्थियों से मिलने का कार्यक्रम और घर घर भाजपा के स्टिकर लगाने का कवायद। हालांकि ये सब अभियान विधानसभा चुनाव की ठीक पहले भी चले थे, लेकिन रिजल्ट सुखद नहीं रहा और अब लोकसभा के रण में नए फ्रेम के साथ फिर अभियान पार्टी मुख्यालयों से निकलकर जनता के बीच में है। लोकसभा चुनाव के भाजपा के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश के अच्छे प्रतिनिधित्व देने वाले नेता का चुनाव होगा और जनता मोदी के नाम पर वोट देगी। जावड़ेकर ने कहा कि 2019 में पिछले चुनाव से ज्यादा सीटें मिलेगी। हर बूथ से 8-8, 10-10 मोटरसाइकिलें, कई 25-25 भी शामिल हुई है और ये लाखों के तादाद में ये मुख्यतः युवाओं का, छात्र छात्राओं का ऐसा ये आज एक तरह से प्रचार की पहली फेरी शुरू हो रही है। कांग्रेस ने भी सजाया रण। लगातार हो रही कांग्रेस की बैठकें, भाजपा से छीन रही गाय का मुद्दा। जयपुर के राज्य स्तरीय गौरक्षा सम्मेलन में कहा, बीजेपी ने महापुरुषों से लेकर गाय तक को चुराया। भाजपा गाय के नाम पर राजनीति करती है, गहलोत। ऐसा नहीं है भाजपा ही राजस्थान में मिशन 25 को लेकर चल रही हो। कांग्रेस ने भी मिशन 25 चुनावी मैदान में झंडा गाड़ दिया है। कांग्रेस इसलिए उत्साहित है कि राजस्थान में जिस भी पार्टी की सत्ता रहती है उसकी सीटें ज्यादा आती हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की बैठकों के माध्यम से फीडबैक लिया, तो वहीं गाय के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरती दिखी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां तक कह दिया कि भाजपा महापुरुषों को लेकर गाय तक के नाम को चुराया है। गाय के नाम पर भाजपा सियासत करती है। गहलोत ने इसके एक कदम आगे कहा कि भाजपा नाम करने वाली पार्टी है और कांग्रेस काम करने वाली। इन्होंने क्या क्या चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में रहने के लिए किस प्रकार से उनके नाम को भी ये उपयोग करने लगे हैं, तो यही उनका रास्ता, वो हमारा रास्ता, सही रास्ता। उधर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा रैली पर पलटवार करते हुए भाजपा को भारत जलाओ पार्टी कह दिया। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को लड़ाना आसान है, लेकिन इनको एक करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त कोई जाति धर्म नहीं है, तिरंगा मेरी आन बान और शान का प्रतीक है और ये चुनाव ठीक का इन्होंने, ये चुनाव होगा मुद्दों पर, वादों पर, चुनाव होगा आपके घोषणा पत्र पर। जवाब देना होगा प्रधानमंत्री जी को कि 5 वर्ष पहले जो आपने नारे दिए थे, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार 85% टैक्स लगाया है। मुद्दा भटकाने के लिए मास्टर है बीजेपी। कभी वो गाय की पूंछ पकड़ते हैं, कभी वो राम मंदिर का नारा लाते हैं, कभी वो देश की सेनाओं का सहारा लेते हैं। और मैं आज कह रहा हूं आपको कि ये सेना वाला इशू ऐसा इशू है जिसमें पूरा देश सेना के पीछे खड़ा है। सेना के नाम पर वोट मांगना अपराध है। सेना को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के रण में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जुटी है, लेकिन राजस्थान के इस रण में देखना होगा ऊंट किस करवट बैठता है और भाजपा और कांग्रेस में किसका मिशन पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
ये मेरा नहीं, किसका है? नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे भाजपा के देश भर में हो रहे कार्यक्रमों को। 2014 में अब की बार मोदी सरकार और अब एक बार फिर वही चेहरा, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा दिया बीजेपी ने और इसी के साथ करीब 1 दर्जन अभियान चलाए जा रहे हैं, चाहे कमल दीपक अभियान हो, फिर कमल बाइक अभियान हो या फिर युवाओं से प्रधानमंत्री का सीधा संवाद कार्यक्रम हो। कुछ इस तरह के कार्यक्रम बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी फतह हासिल करने के लिए देश भर में चला रही है। बात राजस्थान की करें तो 25 सीट राजस्थान में है लोकसभा की और 25 सीट इस वक्त 2014 के चुनाव में भाजपा के कब्जे में रही। बात अलग है कि 2 बाई इलेक्शन में अलवर और अजमेर की सीट कांग्रेस ने फतह की बाई इलेक्शन में, लेकिन बीजेपी का मानना है कि युवाओं को जोड़ने से वापसी की जा सकती है। अभी इस वक्त बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। एक चुनौती यह है कि 25 सीट उसकी झोली में है और अगर 25 सीट जीत पाती है तो निश्चित रूप से बीजेपी के खाते में राजस्थान की एक बड़ी उपलब्धि होगी। उपलब्धि इस मायने में भी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बेशक 1,90,000 मतों का अंतर रहा हो, लेकिन सत्ता पर काबिज कांग्रेस रही और भी अभी तक का जो यहां पे एक ट्रेंड बताया जाता है, ज्यादातर सत्ता जिस पार्टी की होती है राजस्थान में लोकसभा चुनाव में उससे बड़ा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या विधानसभा में जीत दर्ज करा चुकी कांग्रेस 25 सीट से दूर कर पाती है या नहीं कर पाती है। दोनों ओर से ही मिशन जारी है। एक तरफ सरकार राजस्थान में कांग्रेस की और कांग्रेस अपने अंदाज से हर सीट पे मजबूती के साथ अपने प्रत्याशी तलाश रही है और दूसरी तरफ जयपुर में हुए गो रक्षा सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हम प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं गाय के नाम पे, गाय संस्कृति का हिस्सा है और कांग्रेस हमेशा गाय के लिए जो उनका अपना एक हिस्सा रही है, संस्कृति का सम्मान रहा है, वो हमेशा हम केवल दिखावा से दूर रहते हैं, काम करते हैं। खैर, लेकिन बात इस वक्त कमल रैली की, बाइक रैली की और पूरे प्रदेश भर में बाइक रैलियां निकाली गई। यूथ को जोड़ने का एक मकसद भाजपा का, लेकिन वापसी का रास्ता क्या वास्तव में बाइक रैलियां कमल दीपक से हो पाएगा, यह बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस वक्त भाजपा नेता वीरेंद्र शर्मा साहब हैं और अरुण शर्मा साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ में हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। अरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी लगातार अपने देश भर में जो मिशन के रूप में कार्यक्रम जनता के बीच लेके जा रही हो, चाहे कमल दीपक हो या फिर मेरा बूथ सबसे मजबूत या फिर कमल रैली, ये कुछ इस तरह के प्रोग्राम है जो अपने सिंबल को साथ लेकर के उसके साथ जोड़ करके और बीजेपी 25 सीट पे फतह करना चाहती है। किस तरह का तोड़ है कांग्रेस के पास में इसका? योगेंद्र जी, पिछले 15 दिन देश में बहुत ही जबरदस्त इमोशंस वाले और ऐसे बीते हैं। आपको पता ही है, पहले पुलवामा की शहादत हुई, करीब हमारे 42 सैनिक उस दुर्घटना में मारे गए, उस आतंकवाद की दुर्घटना में। उसके बाद भारतीय वायुसेना का पराक्रम देखने को मिला ही नहीं 15 दिनों में, जब उन्होंने पाकिस्तान में अंदर जाकर उनके आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त किया और कल अभिनंदन भी वापस लौट आए। तो इस 15 दिन के रोमांचकारी और देश में जो सिलसिले हुए, उसके बाद मैं अब आशा करता हूं कि वी आर बैक टू बिजनेस। इस बीच आपने देखा होगा पूरी घटनाक्रम में कि पूरा देश एकजुट था। कांग्रेस ने भी सबसे पहले खड़े होकर कहा कि इस संकट की घड़ी में हम देश के साथ हैं, भारतीय सेना के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं और पूरा देश एकजुट रहा। राजनीतिक गतिविधियां कम से कम कांग्रेस की इस पूरे 15 दिन में सस्पेंडेड रही। आपने नोट किया होगा, प्रियंका जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी दिन, उन्होंने इमीडिएटली उसको स्थगित किया।
कल परसों कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने वाली थी, बड़ी महत्वपूर्ण, गुजरात में, अहमदाबाद में। उसको देश की हालत देखते हुए पोस्टपोन किया गया। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, इस सारे दौर में भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एक दिन के लिए भी नहीं रुकी। इतना उतावलापन है दोबारा से सत्ता में आने का कि आपने देखा होगा सिलसिला, अगले दिन झांसी में पब्लिक रैली और फिर लगातार ये राजनीतिक कार्यक्रम, कितना भी सोबर कार्यक्रम हो। लेकिन मुझे सवाल यह है कि बीजेपी के 13 जो अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें से कमल ज्योति अभियान, कमल बाइक रैली अभियान, प्रधानमंत्री का यूथ से सीधा संवाद कार्यक्रम, बूथ मैनेजमेंट, कुछ 13 इस तरह के प्रोग्राम हाथ में लिए हैं जो लोकसभा चुनाव तक जनता को जोड़ने के लिए जारी रहेंगे। मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे कि इन सब का तोड़ किस तरह से है कांग्रेस के पास में? देखिए जी, इन सब का तोड़ जनता के पास है, हमारा ये मानना है। ये मैंने बताया ना, बहुत ही चुनौतीपूर्ण 3 महीने रहने वाले हैं आगे के। चुनौती में इसलिए कहता हूं, कुछ एक अमेरिकन कंपनी का एस्टिमेट है कि ये आने वाली लोकसभा चुनाव में करीब 71,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा इस चुनाव में। और उसमें ज्यादातर जो खर्चा होगा वो कौन सी पार्टी करेगी, इसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सबको मालूम है कौन धनाढ्य और सक्षम पार्टी है आज की तारीख में, जिसके 750 करोड़ रुपए के नए नए ऑफिस हैं, जमीनें हैं हर शहर में, और रिसोर्सेज हैं, और कॉर्पोरेट घरानों से दोस्ती है। तो ये सब तो चलने वाला है। धुआंधार प्रचार होगा, अखबारों में एक एक पेज के रोज 5-5 अभियान चलाए जाएंगे। लेकिन मुझे परिपक्वता पे भारतीय मतदाता की बहुत विश्वास है। वो इस कालखंड को बांट लेगा। 4 साल 9 महीने अलग, और ये 3 महीने जो धुआं अब देश में चलेगा, धुआंधार, वो अलग कर लेगा। क्योंकि अचीवमेंट के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं बार बार कहता हूं, हिसाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 चीजें हैं अब यहाँ पे। अरुण शर्मा साहब, आप कह रहे हैं कि भारतीय मतदाता परिपक्व है, और आप ये भी कह रहे हैं कि पूरा प्रोपेगेंडा होगा इस वक्त। 71,000 करोड़ रुपए भारतीय इलेक्शन में खर्च भी होगा और गुमराह भी किया जा सकता है, सारी चीजें हैं। तो परिपक्वता पे वास्तव में भरोसा है कांग्रेस को, और उसी वजह से कांग्रेस की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। तो विश्वास, लेकिन कांग्रेस का चकाचौंध जिसे आप कह रहे हैं, उससे थोड़ा सा डगमगाता भी नजर आ रहा है। देखिए योगेंद्र जी, फाइनली आदमी 5 साल बाद घर बैठ के जरूर हिसाब लगाता है कागज पेंसिल लेके कि इस पिछले 5 साल में क्या उसके बेटे की नौकरी लगी है, क्या उसका जीवन स्तर पहले से बेहतर है, क्या समाज में भाईचारा पहले से ज्यादा बढ़ गया है, समाज में शांति है या नहीं। जी, ये सब चले, मैं लौटूंगा आपके पास में, एक बार वीरेंद्र शर्मा जी के पास में जाऊंगा। वीरेंद्र जी, आप लोग कमल ज्योति अभियान हो या फिर बाइक रैली हो, प्रधानमंत्री का सीधा संवाद कार्यक्रम हो, पिछले 1 वीक से ये 3 कार्यक्रम बड़े रूप से चले, लेकिन 13 कार्यक्रम भाजपा के लोकसभा चुनाव तक चलेंगे। लेकिन कांग्रेस का यह मानना है कि ये चकाचौंध है और जनता परिपक्व है, उस पर भरोसा है, वो हिसाब लेगी और जब मत का प्रयोग करेगी उस वक्त नफा नुकसान सारा देश का तोल के उसके बाद वोट डालेगी। जी देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार के कार्यों से, उसकी रीति नीति से इतनी विचलित हो चुकी है कि हमारे कांग्रेसी मित्र जो यहाँ बैठे हुए हैं वो पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को बोल रहे हैं कि मारे गए। मैं मेरे कांग्रेस मित्र से अनुरोध करूंगा कि सैनिकों के लिए इस प्रकार के शब्द प्रयोग ना करें, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुए। और जिस प्रकार से इन दिनों में, गत 3 दिन में जिस प्रकार से, या गत 15 दिन में जिस प्रकार से देश ने एक सैन्य अभियान के पायलट प्रोजेक्ट का अभिनंदन किया है, मैं समझता हूं पूरा देश नहीं, पूरा विश्व भारत से गौरवान्वित हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, मेरे कांग्रेसी मित्र से मैं कहना भी चाहूंगा कि आप इस बारे में पूरे देश को क्यों नहीं बताते कि किस प्रकार सोनिया गांधी विश्व की सबसे धनी राजनेता बन गई। तीसरी बात, ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इन 15 दिनों में भी अपने अभियानों को सतत चलाए हुए है।
मैं मेरे कांग्रेसी मित्र को कहना चाहूंगा कि आतंकवाद और पाकिस्तान दोनों चाहते हैं कि भारत की विकास बाधित हो, भारत जो कार्य कर रहा है वो रुक जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्य को रोकने में विश्वास नहीं करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सतत कार्य करने में विश्वास करती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा मेरे कांग्रेसी मित्र को कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां रोक दी है। इनकी राजनीतिक गतिविधियां इसीलिए रुकी है क्योंकि इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार ने इन 5 साल में कार्य किए हैं, ये कह रहे हैं हिसाब की बात, इनके 50 साल का हिसाब ले लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के इन 56 महीनों का हिसाब ले लीजिए। पूरी जनता देख चुकी है किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाया है, भारत के युवाओं के सपनों को साकार किया। छोटी छोटी चीजें जिनको लेकर पूरी देश परेशान रहता था, स्वच्छता की चीजें ले लीजिए, किसान को ले लीजिए, स्वास्थ्य को लेकर ले लीजिए, कांग्रेस के शासन में जो लोग प्रताड़ित इन चीजों से, आज वही इन चीजों से खुश है। मैं एक आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। खुले में शौच से मुक्त गांव अगर आज है तो 5,54,359 गांव को हमने खुले से शौच से मुक्त किया। 9 करोड़ से ऊपर शौचालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दिए। आपके अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री 10 साल उन्होंने देश के ऊपर राज किया, वो गरीबों के अकाउंट भी नहीं खोल पाए। हमने एक जनधन योजना के माध्यम से 34 करोड़ अकाउंट खोले और आप देखिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखेंगे तो 2014 से 2017 के बीच 55% अकाउंट अगर कहीं खुले हैं पूरे विश्व में तो 55% उन अकाउंट में भारत के 55% अकाउंट है। आप कल्पना कीजिए जब डायरेक्ट बेनिफिट उन अकाउंट्स में योजनाओं का पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार की योजनाओं का लाभ पूरे देश में 22 करोड़ लोगों को मिला है और उन योजनाओं का लाभ अगर सीधे उनके अकाउंट में पहुंच रहा है तो आप ये मानिए भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 12 रुपए में उसे सामाजिक सुरक्षा की बीमा की योजना मिल सकती है। हमने 12 रुपए की करीबन 14 करोड़ से ऊपर लोगों को 12 रुपए की बीमा सुरक्षा योजना दी। हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 5.67 करोड़ लोगों को दी। हमने अटल पेंशन योजना के माध्यम से 1.37 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया। क्या आपने कभी सोचा कि एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति को भी पेंशन मिल सकती है? हमने उसका उस सपने को भी साकार किया। एक बात कहना चाहूंगा वीरेंद्र जी यहाँ पे, एक बात मुझे बताइए। चलो अपने पास में काफी लंबा वक्त है, मैं आंकड़े आपसे ले लूंगा। आपने एक बात कही है कि विश्व की सबसे धनी पॉलिटिशियन सोनिया गांधी बनी जी। ये आंकड़ा कहां से आया? अगर धनी बनी तो उनके रिसोर्सेज का 5 साल में आप लोग पता क्यों नहीं लगा पाए? जी देखिए, एक करीबन एक या 2 वर्ष पूर्व एक रिपोर्ट आई थी और इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स में बिल्कुल स्पष्ट किया गया था कि किस प्रकार सोनिया गांधी जी वैश्विक वो बनी, लीडर बनी है धन अड्डे रूप में। और मैं आपको अगले कभी भी जब भी ये डिबेट होगी मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा और मैं समझता हूं कि काफी भारत में काफी लोग जानते भी हैं को किस प्रकार बनी। और तो ये तो स्पष्ट सोनिया गांधी जी को और गांधी परिवार को करना चाहिए। उनके पास ऐसे कौन से आर्थिक संसाधन है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा सवाल वही है कि जब ये रिपोर्ट्स आई, सारी बातें हैं, आप लोगों की सबसे प्रतिद्वंदी पार्टी है और करप्शन आप लोगों के एजेंडे में है, काला धन आप लोगों के एजेंडे में है, तो अभी तक गवर्नमेंट के स्तर पे कभी बेनकाब नहीं कर पाए इस बात का कि सोनिया गांधी रिचेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ वर्ल्ड। तो ये आप लोग इसका खुलासा क्यों नहीं कर पाए? आपके लिए बहुत सहज बात की है। बहुत ही स्पष्ट है, कांग्रेस की प्रथम फैमिली बेल पे है। एक एक करके सभी मामले आम जनता के सामने आ रहे हैं। अभी आप देखिए इन 15 दिनों में देश गौरवान्वित हो रहा था और उधर नेशनल हेराल्ड केस पे ऊपर क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम कोर्ट ने दिया है? उन्होंने गांधी परिवार को उससे बेदखल कर दिया। तो जैसे जैसे धीरे धीरे जो कार्रवाइयां हो रही है, मैं सारी बातों से आपके सहमत हूं। मैं सिर्फ इतना सा बात जानना चाह रहा हूं क्योंकि आपने जो पहली देखिए कांग्रेस मैं आपके बेल पे है वो बात ठीक है, सारी बातें हैं, वो पॉलिटिकल बेल नहीं है वो एक अलग इशू। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपकी गवर्नमेंट है, क्योंकि इलेक्शन से पहले मोदी साहब के बड़े प्रहार थे इस बात को लेकर के कि काला धन किन लोगों का है पूरे देश जानता है, लेकिन आज तक इस बात का कहीं पे खुलासा नहीं कर पाई सरकार। आपकी योजनाएं हैं, लेकिन देखिए जैसे कहा ना कि दोनों चीजों को पब्लिक देखती है कि 2014 में जिन मुद्दों को लेकर के मोदी साहब के बड़े हमले रहे थे, ब्लैक मनी, करप्शन, केवल कह देने भर से, क्योंकि पार्टी के आप सिपाही हो, पार्टी की आप वकालत करोगे,
लेकिन देश जानना भी चाहता है कि सोनिया गांधी के पास में वास्तव में पैसा है तो इतने साल में कैसे वो पैसा इकट्ठा हो गया, क्या उसके रिसोर्सेज रहे। आपके पास तो इतना लंबा, आज अगर देखिए लास्ट के वक्त अगर कोई कार्रवाई कहीं पे भी होती है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो एक मैसेज ये जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण हुई है। आपके पास इतना वक्त है, मुझे लगता है कि किसी भी जांच के लिए ये कोई कम समय नहीं होता है 5 साल में। जी देखिए, जांच एक सतत जारी है और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से किसी भी प्रकार से कार्य नहीं करेगी। आप कंप्लीट जांचें होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरा देश देखेगा कि किस प्रकार गांधी परिवार ने या कांग्रेस ने अपने भ्रष्टाचार के माध्यम से किस प्रकार देश को लूटा। दोनों बातें बोल रहे हैं सर आप, एक तरफ दूध का दूध पानी का पानी भी करा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिल्कुल सीधा हमला भी कर रहे हैं कि बिल्कुल इनके पास इतना पैसा जमा है। मैंने कहा है कि जांचें पूर्ण हो जाने दीजिए, देश सब कुछ देखेगा। तो तब बोलिए ना आप, तो जब तक फिर ये माना जाना चाहिए कि बिल्कुल विदेशी मीडिया की जांच की जो चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जा रही हैं। आप देखिए, मैंने पहले भी बोला कि कांग्रेस का प्रथम परिवार बेल पे है, वो किन मामलों पे है पूरा देश देख रहा है। और रही बात इसकी काले धन की और इसकी, तो आप उसका भी इंतजार कर लीजिए, थोड़े दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर अब तो 4 दिन आचार संहिता लगने में बचे हैं, अब क्लियर क्या होगा। अब तो जो क्लियर होना है वो तो अपन मई 2019 में ही जब बात करेंगे तब क्लियर पोजीशन होगी कि एक बार फिर मोदी सरकार आती है या फिर मोदी सरकार बाहर जाती है। ये देखिए पब्लिक का अपना एक नजरिया होगा कि क्या होगा। हम फिलहाल हालात पे चर्चा करते हैं, जो हम कह रहे हैं उस पे चर्चा करते हैं। एक बार फिर मैं अरुण शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। अरुण जी, कांग्रेस के लीडर्स चाहे वो पी चिदम्बरम हो, चाहे सोनिया गांधी हो नेशनल हेराल्ड केस में, या राहुल गांधी हो, बेल पे जो लगातार आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं, बीजेपी के विकास के एजेंडे से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं के आरोप पर वो फोकस रहता है, और वो होना भी चाहिए। कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। जब आप लोग सत्ता में थे तो आपकी खूबियों से ज्यादा आपने गोधरा कांड को उस वक्त हाईलाइट किया, या दूसरे उनके राज्यों में सरकारें रही उनके केसेस को हाईलाइट किया। तो ये एक राजनीतिक, आप इसे प्रदूषण कहें या इसे स्वच्छता कहें, जो भी आप लोगों को तय करना है, लेकिन कोई नई बात नहीं है बीजेपी की तरफ से भी। बस ये है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे समय नजदीक आता है, वक्त बीत रहा है, आक्रामकता बढ़ती जा रही है। 2014 में जो आक्रामकता थी वो 2019 में और तीखी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आने वाले 2023 या 24 में जब भी चुनाव होंगे और तीखी हो। ये आप लोगों को तय करना है कि किस दायरे तक हमें कहां तक जाना है। देखिए जी, हमारे दायरे तो तय हैं, और आप भी अगर निष्पक्ष तौर पे देखें और सोचें तो पाएंगे कि कौन आक्रामक है, कौन जब सरकार में रहता है तब आक्रामक होता है और विपक्ष में रहता है तब आक्रामक होता है। बीजेपी तो आक्रामक दोनों ही रूपों में आपने देखा है, गजब आक्रामक रहती है। सवाल ये है, सवाल विश्वसनीयता का है योगेंद्र जी। आप एक बार इनके वादों पे गौर करिए और इनके अचीवमेंट पे गौर करिए, फैसला उसी पे होना है। बाकी की तो ये सब आतिशबाजियां हैं, आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं। इनके वादे में वैसे तो सबको पता है, पर जैसे काला धन विदेशों से 100 दिन में आने वाला था और 15 लाख रुपए लोगों को मिलने वाले थे, उसको मैं तब भी गंभीर नहीं मानता था, आज भी गंभीर नहीं मानता हूं। वो तो अमित शाह जी सही कह रहे हैं, जुमला था, मजाक करने की हमारी आदत है, वो कोई गंभीर बात नहीं है। पर काला धन की लिस्ट कुछ लोगों की इनके पास है, लेकिन उन लिस्ट में जाने पहचाने चेहरे देख के इन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं है काले धन की। राजनीतिक देश में भी सारे मुकदमे आपने देखे होंगे पिछले 6 महीने में जागृत हुए हैं। वो चाहे अखिलेश यादव के यहाँ रेड मारने का हो, मायावती पे हो, चिदम्बरम के केस की एक्टिविटी हो, रॉबर्ट वाड्रा। एक बीच में एक सवाल है मेरा, के लिए एक बीच में सवाल है मेरा, एक बीच में छोटा सा सवाल है। सवाल मेरा ये है, आपने कहा कि लिस्ट इनके पास में है, क्या ये इस बात का भरोसा देश को कांग्रेस दिला सकती है कि अगर आप लोग सत्ता में आएंगे तो जो लिस्ट एनडीए गवर्नमेंट दबाए बैठी है जिसको आप आउट कर देंगे, क्या ये भरोसा दिला सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। काला धन एक समस्या है और उससे निजात पाना एक प्राथमिकता है। अगर जब भी मौका मिलेगा हम उन लोगों को उजागर करना चाहेंगे जिनके नाम पे ये काला धन इकट्ठा है और विदेशों में है। और इसके अलावा
भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात थी। मेरा नौजवान दोस्त अभी कहे थे भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है। मतलब इस तरीके की मजाकों का क्या अर्थ है इस प्रजातंत्र में? भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। आप सड़क के आदमी से पूछिए तो सही कि भ्रष्टाचार चला गया क्या भाई? भ्रष्टाचार अपनी जगह है। ये कह रहे थे 15 दिन कांग्रेस ने कोई गतिविधि नहीं रोकी, वो तो ये बेल पे इसलिए रुकी हुई है। 15 दिन बीजेपी ने क्या किया है वो सबको मालूम है। कितनी रैलियां लगातार निरंतर चलती रही, रैलियों में पीछे शहीदों के पोस्टर लगा के आप फिर वही बात, आप भारत की सेना के शौर्य का अगर राजनीतिकरण करेंगे, जनता वो भी देख रही है। उनका शौर्य अपनी जगह है, उनके पराक्रम अपनी जगह है। आप उसका सारा क्रेडिट लेना चाहते हो। पुलवामा किन परिस्थितियों में हो गया उसकी बात पूछने का टाइम आ गया है। मतलब आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बस क्रेडिट लेना है आप। जी चलो, मैं वापस लौटूंगा आप लोगों के पास में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर वास्तव में कौन सियासत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इन अभियानों के कोई मायने हैं क्या? वास्तव में इससे फतह हो पाएगी? छोटे से ब्रेक के बाद। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात हम कर रहे हैं राजस्थान की 25 सीट और 25 सीट पे दोनों राजनीतिक दलों की जिस तरह से निगाहें हैं, अलग अलग कार्यक्रम। बीजेपी चाहती है कि 2014 को हम वापस से दोहराएं, लेकिन कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस कहती है कि मिशन 25 हम फतेह करेंगे। कौन फतेह करेगा ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ श्याम शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। श्याम जी, मिशन 25 निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव दोनों राजनीतिक दलों के लिए, दोनों के मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूं, बाकी लोग अपने प्रयास करेंगे कौन कितना सफल हो पाता है, लेकिन निगाहें आज भी हमारे राजस्थान में दो दलों पे ही टिकी हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस क्या एजेंडा लेके आती हैं। बीजेपी लगातार 13 अभियान करने जा रही है। एक अभियान जो रहा उनका रैली निकाली गई, कमल बाइक रैली के नाम से, कमल दीपक के नाम से दीपक जलाए गए, बीजेपी का झंडा घरों पे पहनाया गया। कई इस तरह के प्रोग्राम इन्होंने हाथ में ले रखे हैं। लेकिन सवाल 2014 को दोहराने का है। क्या बीजेपी दोहरा पाएगी? वर्तमान जो स्थितियां हैं और अभियान हैं, क्या मोदी साहब की वो चमक 2014 में जो कोई भी सुनने को तैयार नहीं था कि इस बात को कोई खारिज कर सके कि अब की बार मोदी सरकार, वो रुतबा, वो जलवा मोदी साहब का कायम है भी? देखिए योगेंद्र जी की मिशन 25, क्योंकि 25 सीटें हैं इसलिए दोनों पार्टी कहती है कि मिशन 25 दोनों का है। हो सकता है क्योंकि एक पार्टी सत्ता में, कांग्रेस सत्ता में आज, और विपक्ष में आज बीजेपी है, और केंद्र में सत्ता में बीजेपी है। क्योंकि एक बार बीजेपी ने 25 का मिशन प्राप्त कर लिया, तब उसको लालायित है कि हम 25 में से 25 आएंगे। पहले मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में लोगों के पास गए थे और ये कह रहे थे कि मैं करूंगा और मैं कुछ करके दिखाऊंगा, इसलिए मुझे जिताओ। राजस्थान ने जीता है, 25 की 25 दे दी। अब मोदी जी दोबारा आए तो मोदी जी से पूछेंगे लोग कि आप हमसे जब वादा करके गए थे 25 सीट ले लिया आपने किया क्या? आप धरातल में बताइए, राजस्थान के साथ आपने अन्याय क्यों किया? 25 हमने आपको दी, हमको दिया क्या? आपने दिया एक राज्य मंत्री स्वतंत्र रूप से और बाकी 3 राज्य मंत्री वैसे जिनके पास कोई अधिकार नहीं। हमने 25 देने के बाद हमको कोई कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं मिला, हमको अतिरिक्त रूप से कुछ दिया नहीं आपने। हमारी मुख्यमंत्री और आपके बीच में 3.5 साल तक संबंध रहा ही ठीक नहीं। अब आखिर अब आप इस किस मुंह से आप कहने आ गए कि 25 की 25 जीतेंगे? अब भाजपा का अधिकार क्षेत्र अब वसुंधरा जी को तो बाहर कर ही दिया इन्होंने, ऑफिस से भी ताला उनका जो नेम प्लेट थी हटा दी, उनका कमरा खाली करा दिया। उनको कहा गया कि अब राजस्थान में नहीं रहना है आपको रहना है पश्चिमी बंगाल में, आपको त्रिपुरा में जाना है, यूपी में जाना है, राजस्थान में नहीं रहना। अब क्योंकि वो तो अपने पुत्र को जिताने के लिए बैठी हैं, वो तो कह रही है कि मैं तो रहूंगी यहाँ पे रहूंगी। अब क्या होगा क्या नहीं, लेकिन बात कांग्रेस की, चलिए देखिए, ये बात सही है कि वसुंधरा राजे भी एक माँ है, उनका बेटा भी राजनीति में है, वो भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया जो है एक परिवार की होती है, उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है।
लेकिन यहां जो सवाल है कि बीजेपी के जो अभियान है क्या कांग्रेस पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि सत्ता में इस वक्त कांग्रेस है और राजस्थान में अब तक का जो ट्रेंड रहा है काफी वर्षों से, कभी हो सकता है कि अभी तक टूटा भी हो, कि जिसकी सत्ता होती है मत प्रतिशत उसकी ओर ज्यादा होता है। देखिए योगेंद्र जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि कांग्रेस की स्थिति कांग्रेस भी अब चाहती है, क्योंकि वो सत्ता में है। उसके पास 2 सीट उपचुनाव में जीती उन्होंने, आज बीजेपी के पास 23 है, उनके पास 2 है। अब आने वाले समय में, क्योंकि ये बात निश्चित रूप से जब देखिएगा कि राहुल गांधी धन्यवाद रैली आई थी किसानों की में, तो सचिन पायलट ने मंच से घोषणा की थी कि आपको सब कुछ दे दिया राहुल गांधी ने, अब राहुल गांधी की झोली में 25 की 25 डालो आप। ये आप प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा मंच से घोषणा की। अब आज की स्थिति में भी, क्योंकि अब सत्ता में कितनी अधिक सीटें आ सकती है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए, जो वोटों को प्रभावित करते हैं वो पूरे भी कर दिए। किसानों के कर्जे माफ कर दिए, पूरा माफ नहीं किया, चलो 2 लाख तक के किए। उसके बाद आप ले लो छात्र बेरोजगारी भत्ता ले लो, 1 तारीख से शुरू कर दिया। किसानों को पेंशन 1 तारीख से शुरू कर दी। और तो और 10,000 जो पद एलडीसी के बकाया पड़े हुए थे पंचायत राज का, ले लो, आप भी आ जाओ, 10,000 हमको भी दो। तो ये जो वोटों की राजनीति में जिस प्रकार से कांग्रेस चाहती है, क्योंकि कांग्रेस आज सत्ता में है, तो मुख्यमंत्री कहीं जाएंगे किसी भी क्षेत्र में तो कह सकते हैं कि हम ये दे सकते हैं, कहीं कहीं जाकर के तो घोषणा भी करके भी आगे प्रभाव पड़ेगा। आपको लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा। अब ये किसी भी कीमत पे बीजेपी 25 में से 25 तो ले जा नहीं सकती, 25 में से 10, 12, 15 जो भी है आधी बढ़ सकती है। अब क्योंकि अब आपके पास सत्ता नहीं, क्योंकि पुलवामा के बाद निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तो कहेंगे हम भी साथ हैं, और प्रधानमंत्री जी कहेंगे देखिए हमने करके दिखा दिया। तो उनकी थोड़ी छवि पहले से जो थी कि कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन पुलवामा करके आपने पहले तो अपने देश में आप उस घटना को रोक नहीं सके, ये आपकी कमजोरी रही। फिर आपने जाके कुछ किया तो ठीक है, कुछ दिखा के, लेकिन आप प्रतिपक्ष के रूप में आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने कहा हम साथ हैं, किसी भी कीमत पे हम राष्ट्र के अंदर कुछ भी होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये चीज सही है कि, लेकिन आप आने वाला समय राजस्थान में 25 सीटों के लिए घमासान तेजी से होगा। हो सकता हो कि राजस्थान में कुछ सीटें आपके अनुबंध में, आप उसे गठबंधन में भी जा सकती है। जैसे कि आपकी विधानसभा चुनाव में 5 सीटें गई, किसी को कोई कहने वाला नहीं था, लेकिन आज की स्थिति में कह रहे हैं कि जा सकती नहीं जा सकती, लेकिन हाँ अंदर से है बातचीत। मेरे को लगता है कि कांग्रेस 1 सीट 2 सीट दे सकती है समझौते में। अब वो कितनी सीट जाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी तक चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, या 6-7 जो भी तारीख है उसको घोषणा होगी कि सुनील अरोड़ा साहब का है कि चुनाव समय पर होंगे। तो ये बात तो निश्चित है कि दोनों पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को जगाने के लिए कार्यक्रम चला रही है। कोई झंडे लगा रहा है, कोई रैली निकाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो ये भी करे मेरा बूथ मेरा गौरव, सारी चीजें ये भी चल रही है। और पूरे के पूरे पैनल तैयार करने की बात हो रही है, और बैठ करके इन्होंने कांग्रेस ने तो पैनल एक तरह से तैयार भी कर लिया है। बीजेपी अभी इस बार, क्योंकि पहले तो इनकी सत्ता थी और पूर्व मुख्यमंत्री बहुत तेजी से काम कर रही थी, लेकिन अब उनके पास वो लोग नहीं है अब, क्योंकि प्रभावी रूप से प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है इनके, बदल लाल से नहीं। प्रभारी जरूर है, जो 2 प्रभारी बनाए, एक तो उन्होंने बनाया आपके प्रकाश जावड़ेकर को तो बनाया लोकसभा चुनाव का प्रभारी, और वैसे प्रभारी है खन्ना। तो ये खन्ना और वो जो पहले जिस तरह से अभी इनके जिस तरह का तालमेल होना चाहिए, तालमेल में कमी है। और जो यही कारण है कि 2 जगह देखो प्रधानमंत्री जी आके चले गए, जहां पर कमजोर स्थिति है, टोंक में और सवाई माधोपुर में कमजोर स्थिति, प्रधानमंत्री आए, चूरू में प्रधानमंत्री आए क्योंकि वहां स्थिति खराब थी, और जयपुर में भी इसलिए अमित शाह आए जहां पर कि जयपुर ग्रामीण और सीकर, जहां की स्थिति सब खराब है। जहां स्थिति खराब है वहां कोशिश की बैठ के करो और जगाओ, कार्यकर्ताओं को कहो, लेकिन देखिए सक्रिय हो जाओ, और आपको 25 से 25 जीतनी है। लेकिन श्याम जी, ये एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, और जहां कमजोर होता है पार्टी कोई भी हो, उसको मजबूत करने की कोशिश करती है। अगर समय रहते अगर उस गलती को, उस कमजोरी को अगर कोई समझ लेता है, तो इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है? अगर उस खामी को दूर करके आप उसको दुरुस्त करके और अपने मकसद में कामयाब होते हैं। अगर बीजेपी अपनी गलती को, कमी को अगर महसूस कर रही है, ये तो योगेंद्र जी कांग्रेस अजमेर में कमजोर है, तो राहुल गांधी अजमेर में आ गए,
ये दोनों पार्टी अपनी अपनी तौर पर, तो फिलहाल ये माना जा सकता है कि जहाँ कमजोर कड़ी है वहां पे पार्टी के शीर्ष लीडरशिप आ रही है और वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए कितने सफल हो पाते हो तो जब चुनाव मतदान होगा उस वक्त कितनी। चलिए वीरेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मिशन 25 बीजेपी लेकर के चल रही है, लेकिन परिस्थितियां बदली हुई हैं। पहले जब अपोजिशन में बीजेपी थी 2014 में, तो कोई भी पार्टी जब अपोजिशन में होती है तो काफी एग्रेसिव होती है, और जब सत्ता की कुर्सी पे होती है तो हम कहने को कुछ भी कहें लेकिन डिफेंसिव होती है, क्योंकि जवाब आपसे भी मांगा जाता है। और उस वक्त केवल आपका काम एक ही होता है कि हमें हमला करना है और सामने वाले को कमजोर करना है। लेकिन आपके सामने चुनौती के साथ साथ ये भी है कि जवाबदेही आप लोगों की है। जैसे श्याम सुंदर शर्मा साहब कह रहे हैं कि जवाबदेही है, जनता अब उनसे पूछना भी चाहेगी कि 5 साल आपको सत्ता में रखा है, आपने दिया क्या है। और ये बात सही है कि बहुत सारे काम होते हैं। अमित शाह का मैं यहां कोट करना चाहूंगा, जब विधानसभा चुनाव के दौरान आए थे तो उन्होंने कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपके 90 काम होने के बावजूद 10 काम नहीं होते हैं, वो इतने भारी हो जाते हैं कि 90 काम खारिज कर देते हैं। यही जनता की मानसिकता बदलनी है। अगर कुछ कमियां रही है तो आप लोग खुद मानते हो इस बात को कि कुछ कमियां जो हैं वो भारी, जो आपकी उपलब्धि हैं उन पर भारी पड़ सकती हैं। जी देखिए, चुनावी व्यूह रचना के अनुसार जो भी कमियां रही है भारतीय जनता पार्टी ने उनको दूर किया है, और आगामी या वर्तमान में जो आपको चुनाव अभियान देखने को मिल रहे हैं वो उसी का एक प्रारूप है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस झूठ और फरेब का इस्तेमाल करके कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीते वो झूठ जनता के सामने है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनावी अभियानों में कहा कि 1, 2, 3, 4, 10 तक की गिनती बोलकर 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ। वो किसानों का कर्ज माफ कहीं देखने को नहीं मिल रहा। इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ते की बात, तो बेरोजगारी भत्ते में जो भारतीय जनता पार्टी की योजना थी उस योजना के नाम बदलकर इन्होंने बेरोजगारी भत्ता योजना का वही प्रारूप रखा है। तीसरी बात, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं मेड इन भोपाल मोबाइल बनाऊंगा। आज तक आपने मेड इन अमेठी मोबाइल नहीं बनाया, और पूरा देश जान गया कि जिस प्रकार भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बना है वो केवल आलू से सोना बनाकर नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मजबूत सरकार ने कुछ कार्य किए हैं, कुछ इस प्रकार के कार्य किए कि देश गौरवान्वित हुआ है। उनकी आर्थिक योजनाएं बहुत अच्छी थी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति इतनी अच्छी थी जिसके कारण से आज भारत पूरे विश्व में गौरवान्वित हो रहा है। और मैं श्याम जी से भी कहना चाहूंगा कि माननीय वसुंधरा जी केवल एक चुनाव हारी है, और चुनाव हार से किसी की भी लोकप्रियता कम नहीं होती। वसुंधरा जी आज भी राजस्थान की लोकप्रिय नेता हैं और सदैव रहेंगी। और रही बात दूसरे राज्यों में प्रवास की, तो वसुंधरा जी राष्ट्रीय नेता हैं, उनको प्रभार और सह प्रभारी बनाया हुआ है, इसलिए वो पश्चिम बंगाल और जहां भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी भेजेगी वहां जाएंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और लोगों की उनसे उम्मीदें हैं। लोग आज भी दूसरे राज्यों में आप जाएंगे तो वहां भी वहां के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वह वसुंधरा जी आए, उनका नेतृत्व करें। तो ये जो विषय है ये चुनावी विषय है जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते हुए कार्य कर रही है और अपनी चुनावी व्यूहरचना इस प्रकार से बना रही है कि वापस पुनः देश में कमल खिलने जा रहा है और मजबूत रूप से नरेंद्र मोदी सरकार बनने जा रही है। चलिए, मजबूत सरकार, एक बार फिर भाजपा को भरोसा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, होना भी चाहिए। सभी राजनीतिक दल यही मान के चलते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं उसके ठीक पहले राहुल गांधी ने इस बात को लेकर के कहा है कि वही अपना एक चौकीदार को कटघरे में खड़े करने वाला जो उनका अपना एक स्पीच रहता है, ये हमले जारी रहेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि ये सत्ता का महासमर है और एक बार चूके तो 5 साल आप पीछे चले जाएंगे। यह आप राजनीतिक दलों का एग्जामिनेशन है और अगर इस 5 साल में होने वाली परीक्षा में अगर जो पास होता है, जो फतेह कर लेता है, 5 साल सत्ता उसी के हाथ में होती है। यह दौर ऐसा ही है, दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है, तो भारत उसमें पीछे क्यों रहे। और चीजें बदले ना बदले, लेकिन चुनाव का एजेंडा जरूर बदल रहा है, चुनाव का परिदृश्य जरूर बदल रहा है। तो जो कुछ हो रहा है कोई नई बात नहीं है। एक बार मैं अरुण शर्मा साहब के पास वापस जाना चाहूंगा। अरुण जी, भरोसा बीजेपी का और नरेंद्र मोदी को लेकर के चेहरा एक ही अभी भी, जैसे 2014 में इलेक्शन चीफ कैंपेनर के रूप में नरेंद्र मोदी को माना, आज भी नरेंद्र मोदी के नाम पे ही वोट मांगा जा रहा है। पहले की सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, सारी चीजें गौण है। विधानसभा चुनाव की भी अगर हम बात करें तो रिजल्ट एक अलग बात है, लेकिन राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव 200 सीट के लिए, उसमें 70% जो मटेरियल बीजेपी ने काम में लिया इलेक्शन कैंपेन में, वो नरेंद्र मोदी के नाम पे लिया। तो भला अभी भी नरेंद्र मोदी को भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी।
देखिए जी, एक तो मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि ये 2019 है, 2014 नहीं है। 2014 एक बहुत ही भारतीय इतिहास में एक अनूठा वर्ष इसलिए रहा कि एक प्रधानमंत्री के कैंडिडेट ने जिस स्केल और जिस साइज के वादे जनता से किए, और ये एंटी इनकम्बेंसी के अलावा एक बात है। अरुण भाई, मैं एक सेकंड रोकना चाहूंगा आपको। देखिए, यही बड़ा मुद्दा है और होना भी यही चाहिए। राजनीति में अगर आपने कुछ किया है तो चर्चा उसकी होनी चाहिए। आपने अगर 60 साल में जब कांग्रेस का सरकार रही, 56 साल या 50-60 साल जो भी रहा जी, उसमें अगर कुछ किया है तो आपके पास में खुला मंच आपको बताना चाहिए कि हमने ये किया। अगर बीजेपी ने कुछ किया है तो बीजेपी के पास में वक्त है कि हम वोट मांगने के हकदार इन योजनाओं के बिहाफ पे हैं। हमने ये काम किया है तो इस वजह से हम वोट मांग रहे हैं। ये एक बड़ी शुद्ध और एक ये कहूंगा कि एक अच्छी राजनीतिक पहल कही जा सकती है कि हमने जो किया, हमारा हक है जनता के बीच उन चीजों को कहने का। तो कोई नई बात नहीं है, इसमें होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या अभी विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं 5 राज्यों के, अब लोकसभा के हैं, क्या आपको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अचीवमेंट्स गिना रही है? उनके वादे थे काला धन विदेशों से लाएंगे, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त कर देंगे, लोकपाल ले आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, राम मंदिर में हमारी कमाल की आस्था है, धारा 370 के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, कश्मीरी पंडितों पे जो अत्याचार हुए उनको ठीक करके वापस उनको बसाएंगे। कौन सा काम इनमें से हो गया है ये बता दिया जाए। कौन सा काम हो गया है? कोई उपलब्धियां नहीं है। इनके आंकड़ों की विश्वसनीयता नहीं खत्म हो चुकी है। आर्थिक हालात, योगेंद्र जी, मैं आपके मंच से बताना चाहता हूं, इतने संकट में है देश। ये जब बातें खुलेंगी तो बाद में ही पता चलेगा। सारे इनके आर्थिक सलाहकार जो कंसल्टेंट अमेरिका से लाए थे, अरविंद पानगड़िया आए थे, अरविंद सुब्रमण्यम आए थे, रघुराम राजन को आप जानते ही हैं, आरबीआई के नए गवर्नर जिनको ये बड़े शौक से ठीक टाइम पे लाए थे, जो रिलायंस में वाइस प्रेसिडेंट भी थे, उपेंद्र जी, ये सब उर्जित पटेल, ये सब इनकी आर्थिक स्थिति देख के जा चुके हैं। इनके अचीवमेंट है नोटबंदी, उसका जिक्र सुना है आपने? ना तो विधानसभा में आपने कभी सुना होगा, ना आई एम श्योर आने वाले टाइम में नोटबंदी को सर पे रख के कहेंगे, क्योंकि दुनिया में रिसर्च चल रही है कि क्यों की गई थी। कई विश्वविद्यालयों में ये सब्जेक्ट है कि इसका मकसद क्या था, क्या हासिल हुआ, ये सब सोच के विषय है। आंकड़े करोड़ों लाखों करोड़ों बोलने में इनको इतना रस आता है कि आपको यकीन करना मुश्किल है कि क्या सच है क्या झूठ है। योजनाओं के नाम इतने आकर्षक लगते हैं। किसान सम्मान निधि, आप मजाक कर रहे हैं। ये 2000 रुपए एडवांस लोकसभा का चुनाव में वोट देने के लिए दिया जा रहा है। इस आपको पता है आगे की किस्त तो देखी जाएंगी, अभी तो फिलहाल 2000 रुपए। अरुण शर्मा साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी आपसे कहा कि यही तो जंग है। 2 बातें होंगी, बीजेपी एनडीए की घटक दल सब एक बात कहेंगे कि हमने ये किया, इसके आधार पे हम वोट मांगने के हकदार हैं, हमें वोट दीजिए। अगर कमी है तो आपके पास में पूरा राइट है कि खुल करके उन चीजों का खुलासा कीजिए कि ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये सच नहीं है, सच ये है। तो वक्त ये जो है अब एक्सरसाइज का है। अगर वास्तव में बीजेपी ने कुछ किया है तो जनता के बीच वो छाप छोड़ेगी, अगर नहीं छोड़ा तो आपके पास तो पूरा अधिकार है, आपके पास में वो आपका एक एजेंडा होना चाहिए, आपकी ताकत होनी चाहिए, आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए कि बिल्कुल वो गलत था, सच्चाई ये है इसकी। हमें तो पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। जनता सब देख रही है। एक प्रपंच और मतलब डायलॉग डिलीवरी एक चीज होती है, उसकी एक बार प्रशंसा की जा चुकी है, बार बार ये संभव नहीं है। आप अहंकार की हद देखिए। टॉक में आने से पहले बीजेपी ने एक स्लोगन सेलेक्ट कर लिया था, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, विज्ञापन आता था कि नामुमकिन अब मुमकिन है। प्रधानमंत्री जी को उसमें ज्यादा आनंद नहीं आया, तो टॉक में उसने नया कॉइन कर दिया उसको कि मोदी है तो मुमकिन है। चूरू में
है चूरू में, मोदी है तो मुमकिन है। मतलब एक आदमी को लेकर आप चल रहे हैं। और जी चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं एक बार जाना चाहूंगा श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में। श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, अगर कोई राजनीतिक दल जो सत्ता में है, उन्होंने कुछ किया है, अपनी उपलब्धियां हैं उनके पास में, तो उसके आधार पे अगर वो वोट मांगता है, अच्छी बात है। प्रतिपक्ष का काम है उनकी कमजोरियों को निकालना। अगर ये राजनीति का एजेंडा होता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही लोकप्रिय, स्वच्छता, इससे बेहतर राजनीति नहीं हो सकती। इसमें प्रतिशोध नहीं दिखता, प्रतिस्पर्धा दिखती है। लेकिन क्या वास्तव में आपको लगता है कि जो दो पहलू होने चाहिए कि हमने किया और सामने वाला कहता है बिल्कुल नहीं किया, झूठ है, वो एक झूठ क्यों है, ये साबित करना चाहिए। भारत की राजनीति इस दो पहलुओं पर टिकी रहेगी या कुछ दाएं बाएं जाएगी? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि जो भी सरकार होती है वो कुछ करती तो है, इसमें दो राय नहीं। जब सत्ता में रहेगी तो उसके पास करने के लिए होता है, और केंद्र में रहने वाली सरकार भी करती है, उसके पास ज्यादा अधिकार होते हैं। लेकिन आज स्थिति यहाँ ये है कि राजस्थान की 25 सीटें दोनों ही पार्टी चाहती है कि मिले। अब दोनों, अब क्योंकि आज पहले तो भाजपा राज्य में सत्ता में थी और केंद्र में आने की कर रही थी कोशिश। अब राजस्थान में सत्ता उनकी चली गई है, केंद्र में अभी भी बरकरार है। तो राजस्थान की सत्ता में जब जो पार्टी सत्ता में होती है, निश्चित रूप से लोगों का काम करती है और कहने की स्थिति में आती है कि हम ये कर सकते हैं, हम 5 साल सत्ता में रहेंगे तो आपके पास 5 साल हम मदद करने में साथ रहेंगे और बहुत सारी चीज दे सकेंगे। ये मुख्यमंत्री किसी भी क्षेत्र में जाके बोलता है तो लोगों को विश्वास होता है और वोट मिलने की स्थिति बनती है 100%। केंद्र से आने वाला नेता अगर आपको कहेगा कि मैं ये दे सकता हूं तो कहेगा आप इतने दिन थे जब तो दिया नहीं, अब आप क्या दोगे, ये स्थिति बनेगी। आज देखिएगा मुख्यमंत्री ने जो भाजपा करती आती थी गोरक्षक सम्मेलन करके ये दिखा दिया कि हम गौ भी हमारे साथ है, और उन्होंने आज बहुत सारी घोषणा भी की। गौ तो देखिए साथ है कि नहीं, हम गौ माता के रक्षक है, गौ माता के साथ हैं। हाँ, मतलब उन्होंने करके दिखाया कि हम। जी श्याम जी, ये बिल्कुल मैं आपने सही पकड़ा इसको, और हमारे एजेंडे में भी था कि लास्ट में इसको छूने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है इससे कुछ बेनिफिट कांग्रेस को हासिल होगा? देखिए, कांग्रेस ने 272 जो रजिस्टर्ड गौशाला है उनके प्रतिनिधि को बुलाया, उन्होंने कहा कि हम आपको अनुदान देंगे, ये देंगे, वो देंगे, अनाउंसमेंट भी किया। हाँ, और तो आज बीजेपी ने बंद कर दिया उनका सब कुछ। तो इसलिए ये तो कहने लगे कि आप गौ की रक्षा के लिए जैसे केंद्र में बनाया इन्होंने। अब केंद्र वाला तो क्योंकि अभी तक धरातल पे आया नहीं, इन्होंने तो धरातल पे उतार के बता दिया कि हम देखो ये दे रहे हैं आपको, ये सब कुछ कर देंगे, अनुदान देने की आज। तो ये बात सही कि वोटों की राजनीति में अशोक गहलोत जो कुछ भी करना होता है वो कर रहा है, दिखा रहा है, और वो करके दिखा। इसका असर होगा, आपको लगता है कि इसका फर्क पड़ेगा? असर क्योंकि अभी 5 साल पूरे हैं, इसलिए असर होने की स्थिति बनती है। आप लास्ट में जो करते हैं, अगली बार अशोक गहलोत ने लास्ट में किया था, इसलिए उसका परिणाम नहीं भोग पाया। अब की बार स्टार्टिंग से ये जैसे समय कम है, मैं एक बार वीरेंद्र शर्मा जी आपके पास में आना चाहूंगा। ये लगातार चर्चा की जा रही है कि गाय एजेंडा कांग्रेस बीजेपी का रहा, लेकिन वो उस पर कांग्रेस अभी से नहीं है। जब हिंगोनिया में गायों की मौत हुई थी तब से ही सचिन पायलट वहां पे गए और लगातार हमले कांग्रेस करती रही। एक बार फिर, क्योंकि ये सवाल इस वजह से जो भी जिक्र कर रहे हैं श्याम सुंदर शर्मा साहब की, पिछली सरकार के वक्त यानी कि आप लोगों की सरकार के वक्त गौशालों को गोपालन विभाग तो आपने बना दिया, लेकिन गौशालाओं को रिलीज करना भूल गए। और ये बात खुद गुलाब चंद जी कटारिया को मालूम नहीं था। आपकी पार्टी के 3 विधायक, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जो निर्दलीय विधायक थे, उनके सवाल पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल साहब गौशालाओं का अनुदान रिलीज नहीं हुआ। कटारिया जी ने ये बात कही थी कि मैं इसको दिखाऊंगा, बड़ा गंभीर मुद्दा है, नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि 398 करोड़ रुपए हमने आवंटित तो कर दिए, ये बात जरूर है कि चूक रही है हमारी। ये बात बता रहा हूं आपको 2018 के अंदर बजट सत्र की, यानी कि 4 साल में रिलीज नहीं कर पाए आप, 4 में से 3 मान लीजिए आप, रिलीज नहीं कर पाए। अब कांग्रेस इस बात को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी कि हमने सम्मेलन के साथ ही अनुदान जारी कर दिया। इन्होंने 3 साल तक 1 रुपया भी गौशालाओं को नहीं दिया था। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो या सरकार में मंत्री या जनप्रतिनिधि हो, जो भी सत्य होता है उसे स्वीकार कर लेते हैं, और कटारिया जी तो सत्य स्वीकार करने में सबसे आगे रहते हैं।
दूसरी बात, अगर गाय के ऊपर आए तो आपने देखा होगा पिंजरा पोल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी पिंजरा पोल गौशाला, हिंगोनिया गौशाला में। तो उस समय कांग्रेस ने किस प्रकार की राजनीति की थी आपके सामने अभी कुछ दिन पूर्व 10-15 दिन पूर्व ही ठीक उसी प्रकार की कैजुअलिटी वहां पे हुई है। तब कांग्रेस के ना तो प्रदेश अध्यक्ष और ना मुख्यमंत्री वहां जाके दौरा करके आए, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने कार्य किया। राजनीतिक रूप से वो जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, उनका अधिकार है, वो करेंगे, उनकी सरकार है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी को लेकर, तो इनकी विचलित स्थिति है कांग्रेस की, क्योंकि इनके पास इनका जो नेतृत्व है वो नेतृत्वहीन हो चुका है। इनके पास कोई राष्ट्रीय नेतृत्व है ही नहीं कांग्रेस के पास। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रधानमंत्री देश में बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया, वो जनता की मांग थी कि हमें ये प्रधानमंत्री चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जिस प्रकार का सुशासन दिया उसके आधार पर पूरा देश चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी समय कम, मेरे पास एक मिनट में जवाब अरुण शर्मा जी से ले लेता हूं मैं। अरुण जी, आप लोग सियासत करते हैं गाय पे, ये बीजेपी का साफ आरोप है। अरुण शर्मा जी हो, चाहे मदन लाल सैनी हो, या पार्टी के और नेताओं से जो हमारी बात हुई है, इनका साफ कहना था कि गाय पे भी राजनीति कर रही है कांग्रेस, हमने कभी राजनीति नहीं की। देखिए जी, गाय, धर्म, राम मंदिर, इसका आपको पता है एजेंडा किसके पास रहा है बरसों से, आज की बात नहीं है। लेकिन जो काम उचित है, जो अगर गाय की रक्षा करनी है, गाय की हालत खराब है, उस पर सरकार ध्यान दे, तो उसको राजनीति मानना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। मेरे दोस्त बता रहे थे ध्यान देते तो पिंजरा पोल की स्थिति ये क्यों होती है? देखिए, मैं बोलता हूं, हिंगोनिया की स्थिति ये क्यों? हिंगोनिया की स्थिति वीरेंद्र जी, इस पूरे जयपुर को याद है। अगर गाय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तब आपको ये ध्यान नहीं आया, तब तो आपने राजनीति की बहुत बड़ी कि ऐसा हो गया अब आप कर रहे हैं कि पूरे जयपुर को ध्यान है। ये जो डबल वो है ना, ये क्रॉस वाली राजनीति है जो आप देखेंगे, आप प्रबंध उसी के पास है। मैं आपके बीच में बोला एक बार भी, आप इतना 30 सेकंड का वक्त फिनिश कर। मैं ये कह रहा हूं कि हम राजनीति के हिसाब से नहीं देखते। गाय अगर उसको संरक्षण की जरूरत है और उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो हम उसके लिए अगर काम करें, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन हम उसके लिए वोट मांगने निकलेंगे कि गाय माता कल से हमारी है, वो नहीं होगा। निश्चित कह रहे हैं आप। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि दोनों राजनीतिक दल 25 सीट पर फोकस किए हुए हैं। लेकिन 25 सीट किसके खाते में जाती हैं वो देखने वाली बात हो कि 25 जाती हैं कि नहीं जाती हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। चुनौती इस मायने में भी है कि 25 सीट मिशन 25 पे कायम कर रहना है और इन 25 सीट को यूं क्यों बचाना है। अब देखना होगा कि होता क्या है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, डेट अनाउंस होनी है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आएगी उसी तरह से हर राजनीतिक दल का अपना एक आक्रामक अंदाज होगा और अपनी अपनी रणनीति का हिस्सा जो बनाया हुआ उसका खुलासा भी होगा। लेकिन अब मतदाता की पकड़ क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।